में जो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की डिटेल पे आने से पहले अब से कुछ देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक बड़ी ख़बर जो है वो जनरेट हुई है और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों और दहशतगर्दों के सहूलतकारों के ख़ात्मे के लिए जो पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का आगाज़ किया गया था, ईद उल फ़ितर की आमद को लेके पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को आर्ज़ी तौर पे रोक दिया है। अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अतात तारर साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ये ऑपरेशन आर्ज़ी तौर पे रोका गया है और इस ऑपरेशन को रोकने का जो मकसद है वो ईद उल फ़ितर है। और दूसरा, अतात तारर साहब ने यह भी बताया है कि इस ऑपरेशन को रोकने में जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी दरख्वास्त की गई थी, उनकी दरख्वास्त के ऊपर और माह रमज़ान के इख्तिताम और ईद उल फ़ितर की आमद के पेश नज़र इस ऑपरेशन को आर्ज़ी तौर पर जो है वो रोका गया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इससे पहले चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया था इस ऑपरेशन को रोकने के लिए। सालसी के अप्रोच जो है वो चीन ने पाकिस्तान के साथ भी की थी। चाइना की तरफ से जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी, उनको भी अप्रोच किया गया था, लेकिन पाकिस्तान का जवाब ये था ज़राए के मुताबिक कि जब तक कोई यकीन दहानी अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से नहीं करवाई जाएगी, ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा, अपने अहदाफ तक जारी रहेगा। लेकिन अब इस्लामी ममालिक की तरफ से जो पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया है, कतर, सऊदी अरेबिया और अमारात की तरफ से, उनकी दरख्वास्त को पाकिस्तान की जानिब से कंसीडर करने के बाद इस ऑपरेशन को ग़ज़ब लिल हक़ को जो है वो आर्ज़ी तौर पे रोक दिया गया है। तो ये नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब चूँकि हमने अफ़गानिस्तान की बात की है, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की बात की है, तो नाज़रीन तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि 2 रोज़ कबल जो काबुल और नंगरहार में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने कार्रवाइयाँ की हैं, उन हमलों में काबुल में जो नशे के आदी अफराद की रिहेबिलिटेशन का जो मरकज़ था, उसे पाकिस्तान की अफ़वाज ने ना सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान की जानिब से, उनके सोशल मीडिया की तरफ से और फिर इंडियन मीडिया भी इसमें शामिल हो गए और कुछ पाकिस्तान से भी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो भी इस कैंपेन, इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए, जिसमें इसी कैंपेन को लेके आगे जो है वो चला गया, आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि 400 जो सिविलियंस हैं वो इस पाकिस्तान के स्ट्राइक्स में जो है वो 400 अफराद जो है वो जहाँ बहक हो गए हैं, वो हलाक हो गए हैं। अब ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, इस पर अफवाज पाकिस्तान का एक बड़ा ही ठोस मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो कैपिटल टॉक को इंटरव्यू दिया है, उसमें यह बताया गया है कि यह सरासर प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान की अफवाज ने जो काबुल नंगरहार में कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। ये झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान के जो टारगेट्स थे, चाहे नंगरहार का शहर था, चाहे काबुल का शहर था, पाकिस्तान ने जो असलहा का डिपो था उसको टारगेट किया, पाकिस्तान ने जो ड्रोन बनाने के कारखाने थे उनको टारगेट किया और फिर DGISPR ने यह भी कहा कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान की जानिब से की गई, उन हमलों से जो शोले बुलंद हुए, वो हमले पूरे शहर ने देखे कि किस जगह को हिट किया गया और हिट करने के बाद वहाँ पर जो आग जो है वो फ़िज़ा में बुलंद हुई, उसकी शिद्दत क्या थी। यानी वो पूरा असले का डिपो था जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से हमला करके उस असले के डिपो को तबाह किया गया। और फिर DGISPR ने यह भी कहा कि ये जो कहा जाता है ना कि सिविलियन हलाक हुए हैं, तो DGISPR ने कहा कि जो अफ़गान तालिबान हैं, उनकी फ़ोर्स जो हैं या तालिबान जो हैं, वो कोई जंगी वर्दी नहीं इस्तेमाल करते, वो आम तौर पे सिविलियन लिबास में ही होते हैं। तो वो जो दहशतगर्द मारे गए हैं, वो सिविलियन लिबास में ही थे। अब चूंकि वो सिविलियन लिबास में थे, उन्हें जो है वो सिविलियंस बना के जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का जो टारगेट था वो प्योरली असलहे के डिपो था और जो ड्रोन्स बनाने के कारखाने थे, इन मराकज़ को निशाना बनाया गया है। दूसरा, DGISPR ने यह भी वाज़ेह किया कि नशे के जो आदी अफराद हैं, उन्हें अफ़गान तालिबान जो है वो दहशतगर्द खुदकुश हमलों के लिए तैयार करते हैं, उन्हें खुदकुश जो है वो बम्बार बनाया जाता है। और फिर जो ड्रोन्स पाकिस्तान में आए अफ़गानिस्तान की साइट्स पे, उस पर DGISPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब ने कहा कि ये जो ड्रोन हैं जो कि अफ़गान तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये भारत उनको फ़राहम कर रहा है। अब नाज़रीन, एक बयान तो अलीमा खान साहब ने भी दिया था कि जो अफ़गानिस्तान में सिविलियन शहादतें हुई हैं उस पर हमें अफसोस है। तो अब ये जो DGISPR का स्टेटमेंट आया है, इसके बाद क्या कहा जाए, होना आराम है। फिर तो यही कहना बनता है ना कि आपने एक चीज़ की हकीकत जाने बगैर अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी अफवाज, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने बयान दाग दिया।
अब पाकिस्तान ने जो DGI स्पेयर का जो बयान है लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब का, ये तर्जुमानी कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। ये अहमद शरीफ साहब का DGI स्पेयर का बयान नहीं है, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब है, मुंह तोड़ उनको रिस्पांस दिया गया है। और जिन लोगों ने भी इस मामले पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा किया और वो अफगानिस्तान की साइड पे ऊपर खड़े हुए, अफगानिस्तान के प्रोपोगंडे के साथ खड़े हुए, उनको भी ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की खबर पे आने से पहले मुख्तसर से ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करके फिर सियासी खबरें, इमरान खान, अलीमा खान साहब की बीमारी, क्या डेवलपमेंट हुई है, ख़तरनाक मोड़ क्या है, फिर ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक नाज़रीन खबर ये है कि इसराइल ने यह दावा किया है कि जो इंटेलिजेंस वज़ीर हैं ईरान के इस्माइल ख़तीब, वो भी शहीद कर दिए गए हैं। अब ये इसराइल का दावा है, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से इसराइल के इस दावे पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं दिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, इसराइल की जानिब से जो दुनिया की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड थी ईरान की, जिससे 70% जो गैस है ईरान के डोमेस्टिक जो सार्फिन थे उनको मुहैया की जाती थी, उस पर हमला भी किया गया है ईरान की जानिब से, जिस पर इसराइल की जानिब से, जिस पर ईरान का रद्द-ए-अमल ये आया है कि जो दुनिया की सबसे बड़े गैस फील्ड के ऊपर इसराइल ने हमला किया है, इसका जो जवाब है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो इसराइल को महंगा पड़ेगा। और इसके बाद जो शहादतें हुई, अली रेजानी की जो शहादत हुई, जो ईरानी कमांडर की शहादत हुई, और उसके बाद अब इसराइल का जो दावा है कि इस्माइल खतीब इनकी भी शहादत हो चुकी है, तो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो इसराइल को दिया गया है। इसराइल के जो शहर तल अबीब और यरूशलेम है, वहाँ पर सैकड़ों जो मिज़ाइल हैं वो इसराइल की जानिब से दागे गए हैं। और इन हमलों के नतीजे में नाज़रीन, जो ईरान ने दावा किया है कि 100 अहदाफ को इसराइल में जो है वो टारगेट किया गया है, जिसके नतीजे में 200 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं। जबकि इसराइली मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो मिज़ाइल हमारे ईरान की जानिब से इसराइल पे किए गए हैं, इनके नतीजों में जो ट्रेन सर्विस थी, ट्रेन सर्विस को तल अबीब में जो है वो मुकम्मल तौर पे ताहुक्मसानी जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये तो नाज़रीन ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक अपडेट्स थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जिस बात का खदशा था, नाज़रीन एग्जैक्टली वही हुआ है। नाज़रीन 12 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें इमरान खान साहब की एप्लीकेशन थी, लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, अलीमा खान साहबा पेश हुई, जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जैसे खादम हुसैन सोमरुस साहब थे, अलीमा खान साहबा ने भी अदालत को एड्रेस किया, लतीफ़ खोसा साहब ने भी दलाइल दिए, लेकिन अल्टीमेटली अदालत ने फैसला दे दिया कि जो अदालत से दरख्वास्त की गई है कि खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए, इस दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया कि इमरान खान साहब के सेहत की एग्जामिनेशन के लिए आप मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, और उस मेडिकल बोर्ड में जो डॉक्टर आरिफ खान हैं और डॉक्टर जो नदीम कुरैशी हैं, उनके साथ मज़ीद डॉक्टर को भी शामिल किया जाए, यानी मेडिकल बोर्ड को जो है बढ़ाया जाए। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, इस पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इसकी फैसले की तामील कर दी है, इस फैसले पर अमल दरामद किया है, और 5 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, उसमें जो सरबराह हैं डॉक्टर आरिफ खान हैं, डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन हैं, डॉक्टर अख्तर अली हैं और डॉक्टर मोहम्मद अली आरफ को जो है इस 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया है। और ये नाज़रीन मेडिकल बोर्ड तश्कील होने के बाद आज अडयाला जेल का इसने विज़िट भी किया है, और इन 5 डॉक्टर के साथ इनका जो स्टाफ था वो भी मौजूद था, और अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की आँख का मुकम्मल तौर पर वहाँ पर मुआयना किया गया। और जो ख़ास बात है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन जारी की थी कि ये इमरान खान साहब का एग्जामिनेशन करने से पहले उनकी फैमिली को जेल रूल्स के मुताबिक मुतला किया जाए, आगाह किया जाए, तो हुआ ये है कि अदालत की इस डायरेक्शन की तामील भी की गई है। और जो अडयाला जेल के हुकाम हैं, जो डॉक्टर ने जाके खान साहब का मुआयना किया है, तो इस मेडिकल एग्जामिनेशन में इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहबा, वो भी इस मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान मौजूद थीं। अब हाई कोर्ट का फैसला ये था कि ये जो बोर्ड बनेगा, खान साहब की एग्जामिनेशन करेगा, ये अपनी रिपोर्ट में अगर तजवीज़ पेश कर देता है कि खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, तो खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक अब ये डॉक्टर्स ने डिसाइड करना है कि किस हॉस्पिटल में खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा। जैसा कि PTI की डिमांड है कि अल-शिफा इंटरनेशनल में या फिर पेम्स में ले जाया जाएगा। तो जो भी प्रपोजल इस मेडिकल बोर्ड का आएगा, उस पर जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट की रोशनी में खान साहब को हॉस्पिटल से, अपना जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक जो है वो हतमी तौर पे जो है फैसला करेंगे। तो ये नाजरीन
जो 12 मार्च का जो फैसला था, आज 19 मार्च को इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर हैं उनकी तरफ से इस फैसले की तामील कर दी गई है, इस फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया है। और आप नाज़रीन ये जानते हैं कि 25 मार्च को इमरान खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगना है। तो लग ऐसे रहा है कि मेडिकल बोर्ड जो तश्कील हुआ है और उसने जाके इमरान खान साहब की जो तशख़ीस जो मेडिकल एग्जामिनेशन की है, उसके बाद हो सकता है कि ईद की तातीलात के दौरान ही खान साहब को तीसरा जो इंजेक्शन है वो लगाने के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल करके उनका प्रोसीजर मुकम्मल करके दोबारा उनको अडयाला जेल में जो है मुंतकिल कर दिया जाए। और जहाँ तक फैमिली को आगाह करने की बात है, तो हमने अपने ब्लॉग में ये बात की थी कि जो फर्स्ट फैमिली है वो तो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा बनती हैं, वो तो इमरान खान साहब की बहनें नहीं बनती। तो वही हुआ है कि बहनों की बजाय बुशरा बीबी साहिबा को ना सिर्फ आगाह किया गया, बल्कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन खान साहब का हुआ उसमें बुशरा बीबी साहिबा को शामिल भी किया गया है। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरा नाज़रीन जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो तहरीक इंसाफ का यू टर्न जो मैंने थंबनेल पे लिखा है, और थ्रेड क्या था जी, उस थ्रेड पे भी बात करेंगे, उसकी नोयत क्या थी। नाज़रीन जब 8 फरवरी का एहतजाज नाकाम हुआ तो सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब हम इमरान खान रिहाई फ़ोर्स तश्कील देंगे, यानी एक फ़ोर्स तश्कील देने का ऐलान कर दिया गया। और उसके लिए कहा गया कि हम बाकायदा तौर पे मेंबर साजी करेंगे और उनकी वोट टेकिंग की सेरेमनी मुनक़्क़िद की जाएगी। आज नाज़रीन हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं, अपना सलमान कमराला साहब हैं, जिसमें जुनैद अकबर साहब हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी एक सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद नहीं थे, जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान कमराला साहब ने ऐलान किया कि बानी पीटीआई की रिहाई की अमन मूवमेंट का हम ऐलान करते हैं। और ये जो बानी पीटीआई रिहाई अमन मूवमेंट है, ये ईद के बाद अपना काम शुरू कर देगी। और इसमें सलमान कमराला साहब ने कहा कि ये जो मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, इसके जो अहम रहनुमा होंगे, जो अहदेदारान होंगे, उनके नामों का ऐलान हम ईद के बाद करेंगे। लेकिन इस मूवमेंट की जो क़यादत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब करेंगे। अब नाज़रीन इससे पहले आप ये देखें कि जब ये इमरान खान रिहाई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया गया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत थी वो डट के खड़ी थी। उनकी तरफ से कहा गया कि हम ये फ़ोर्स बना के रहेंगे, इस फ़ोर्स बनाने के फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि ताकतवर हलकों की जानिब से या मुक़्तदर हलकों की जानिब से तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया गया था कि अगर आपने ऐसी कोई फ़ोर्स बनाई जो कि आपका बनाने का अख्तियार है नहीं, ये गैर कानूनी गैर आइनी फ़ोर्स होगी, तो फिर जिन लोगों की आप मेंबर साजी करेंगे, जो मेंबरशिप के लिए ख़ुद को रजिस्टर कराएंगे, फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो इसके ज़िम्मेदार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि वो रिहाई फ़ोर्स तो नहीं बनी। अब एक अच्छे जेस्चर के लिए, जो कि अच्छी बात है तहरीक इंसाफ की, एक अच्छा यू टर्न है कि अब उस फोर्स की जगह पे बानी पीटीआई रिहाई मूवमेंट का बनाने का, तश्कील देने का ऐलान किया गया है। बानी पीटीआई रिहाई मूवमेंट के क़याम का ऐलान किया गया है। लेकिन यहाँ पे भी नाज़रीन कुछ सुकम्स मौजूद हैं, कुछ सवालात का जवाब आना बाकी है। एक तो ये है कि ये जो तहरीक बनाई गई है रिहाई मूवमेंट, ये कैसे काम करेगी, खान साहब को रिहा कैसे कराएगी, खान साहब की रिहाई का इस मूवमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा, मोड क्या होगा, मतलब कहते हैं ना एक मोडस ऑफ अप्रेंडी क्या होगा। और फिर दूसरा नाज़रीन सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर तहरीक इंसाफ क्या वजह बनी कि ये तो रिहाई फ़ोर्स से बनाना चाहते थे, रिहाई फ़ोर्स के अलावा इनको कोई और ऑप्शन काबिल कबूल नहीं था। तो ये कैसे कन्विंस हुए कि हमें रिहाई फ़ोर्स के बजाय हमें इमरान खान साहब रिहाई अमन मूवमेंट बनानी चाहिए, यानी इस तहरीक के अंदर अमन का नाम भी शामिल करना चाहिए। अब ये दो सवालात हैं, इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है कि ये तहरीक खान साहब को, क्योंकि खान साहब के केसेस तो अदालतों में पड़े हैं, खान साहब की रिहाई तो अदालतों से होनी है, चाहे हुकूमत के साथ डील भी हो जाए, लेकिन रास्ता अदालतों से ही निकलना है फिर भी। तो ये क्या मैकेनिज़्म इसका क्या होगा खान साहब की रिहाई का। और दूसरा, ये फ़ैसला तब्दील कैसे किया गया, किसने कन्विंस किया, जो लोग नहीं मान रहे थे, अपनी बात पे डटे हुए थे, अब वो यू टर्न लेने पे कैसे कन्विंस हो गए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।